हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग 23 अप्रैल की करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग सोर्स को देख लेते हैं कि द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है करंट, और यह जो है सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वॉल्टर मोंडेल का निधन हो गया। नाम क्या है? वॉल्टर मोंडेल का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति थे? ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि यह किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति थे, तो यहाँ देश का नाम आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका के जो ये पूर्व उपराष्ट्रपति थे। देख लेते हैं इनके बारे में कि संयुक्त राज्य अमेरिका के 42वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जो है 42वें उपराष्ट्रपति थे जो ये। ठीक है, तो 42वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले पूर्व अमेरिकी राजनेता और वकील वॉल्टर मोंडेल का निधन हो गया। मतलब यह उपराष्ट्रपति के पहले जो है वकील भी रह चुके थे। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति जिमी क्वार्टर के अधीन 1977 से 1981 तक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे जो है। इसका मतलब यह हुआ कि जब यह उपराष्ट्रपति थे तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी क्वार्टर थे। ठीक है, और इनका जो है कार्यकाल जो था 1977 से 1981 तक जो है यह अमेरिका के उपराष्ट्रपति रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में मैदावोलु नरसिम्हन, नाम ही है मैदावोलु नरसिम्हन का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर होगा आरबीआई के पूर्व गवर्नर ये थे। देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पूर्व गवर्नर मैदावोलु नरसिम्हन का निधन हो गया। वह भारतीय बैंकिंग सुधार के पिता के रूप में प्रसिद्ध थे। किस रूप में प्रसिद्ध थे ये? तो भारतीय बैंकिंग सुधार के पिता के रूप में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वह आरबीआई के 13वें गवर्नर थे। मतलब ये जो थे मैदावोलु नरसिम्हन जो थे, यह आरबीआई के 13वें गवर्नर रह चुके थे। और उन्होंने 2 मई, इनका कार्यकाल देख लेते हैं कब से कब तक जो है। तो उन्होंने 2 मई 1977 से 30 नवंबर 1977 तक कार्य किए थे आरबीआई गवर्नर के रूप में जो है, और आरबीआई के ये 13वें गवर्नर थे। तो आपको इनका ये क्रम याद रखना पड़ेगा कि जो कितवें गवर्नर थे, तो 13वें गवर्नर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूबा के नए राष्ट्रपति कौन होंगे? मतलब क्यूबा के जो है नए राष्ट्रपति कौन बनेंगे? तो इसका सही आंसर होगा मिगेल मारियो डियाज। मिगेल मारियो डियाज क्यूबा के नए राष्ट्रपति बनेंगे। देखते हैं इनके बारे में कि अभी जो वर्तमान में जो थे राउल कास्त्रो, क्यूबा के जो राष्ट्रपति जो थे राउल कास्त्रो, मतलब वर्तमान में थे, बट इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो राउल कास्त्रो के इस्तीफा के बाद मिगेल मारियो डियाज को आधिकारिक रूप से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा के पहले सचिव के रूप में शपथ दिलाई गई है। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है कि आधिकारिक रूप से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा के पहले सचिव के रूप में शपथ दिलाई गई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव क्यूबा की रूलिंग पार्टी में सबसे शक्तिशाली पद है। इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर जो राष्ट्रपति जो बोला जाता है, तो वह जो है एक तरह से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा का पहले सचिव, यानी वहां पे सचिव एक तरह से बोला जाता है। ठीक है, तो पहले सचिव के रूप में शपथ दिलाई गई है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव क्यूबा की रूलिंग पार्टी में सबसे शक्तिशाली पद है। कौन सा? सचिव पद जो है। अब यह तो हो गया कि करंट की अभी वर्तमान जो अब क्यूबा के जो राष्ट्रपति बने हैं, तो उनका नाम हो जाएगा मिगेल मारियो डियाज। तो इससे पहले जो है तो एक इस्तीफा से भी जो क्वेश्चन बन जाता है कि क्यूबा के जो है राष्ट्रपति जो कि इस्तीफा दे दिए, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम हो जाएगा राउल कास्त्रो। इस्तीफा देने वाला का नाम होगा राउल कास्त्रो, लेकिन अभी नया जो नियुक्त हुए हैं राष्ट्रपति के रूप में, तो इनका नाम होगा मिगेल मारियो डियाज। अब हम लोग कुछ स्टैटिक बातों को देख लेते हैं कि क्यूबा की राजधानी क्या है? मतलब क्यूबा की राजधानी का नाम क्या है? तो हवाना। और क्यूबा की मुद्रा का नाम क्या है? तो पीसो।
तो यह 2 पॉइंट जो है आपका स्टैटिक से हो गया कि क्यूबा की राजधानी का नाम हवाना और क्यूबा की मुद्रा पीसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, तो सूचकांक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और करंट में जो है एग्जाम में पूछा ही जाता है करंट से, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा कि भारत जो है इस सूचकांक में जो है 142वें स्थान पर रहा है। देखते हैं इसके बारे में कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में 180 देशों में से भारत 142वें स्थान पर रहा है। यानी इसमें कुल कितने देश पार्टिसिपेट किए? तो 180 देश पार्टिसिपेट किए इस सूचकांक में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो है 180 देश पार्टिसिपेट किए, उनमें से भारत का स्थान 142वां रहा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि यह सूचकांक, मतलब इस सूचकांक को, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को कौन जारी करता है? क्योंकि जब आप किसी भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में जो है जब आप बैठिएगा तो वहां पे आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह सूचकांक किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। तो आपको यह भी बात को ध्यान रखना है कि यह सूचकांक रिपोर्ट्स जो है विदाउट बॉर्डर्स, यहां से नाम है विदाउट बॉर्डर्स, द्वारा हर साल प्रकाशित किया जाता है। मतलब यह जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक हर साल विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अब हम लोग इसमें तो यह तो देख ली कि किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें भारत का कितना स्थान रहा है? 142वां स्थान रहा है। अब हम लोग देख लेते कि किसी भी सूचकांक से एक भारत का कितना पोजीशन रहता है और दूसरा कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहता है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि इस सूचकांक में प्रथम स्थान किसका रहा है? तो प्रथम स्थान नॉर्वे का रहा है। प्रथम स्थान किसका रहा है? नॉर्वे का रहा है। सेकेंड स्थान फिनलैंड का रहा है। थर्ड स्थान डेनमार्क का रहा है। और सबसे निचला स्थान कहने का मतलब कि 180 देश जो कि पार्टिसिपेट किए थे, तो उसमें से 180वां स्थान किसका, यानी सबसे निचला कहने का मतलब कि सबसे लास्ट 180वां स्थान किसका रहा? तो इरिट्रिया का रहा। किसका रहा? इरिट्रिया का रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? यानी रामायण पर जो है पहला ऑनलाइन प्रदर्शन किया गया, पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, यह किसके द्वारा किया गया जो है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा जो है रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। तो हम लोग देखते हैं इनके बारे में कि केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने विश्व विरासत दिवस 2021 के अवसर पर महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखे गए महाकाव्य रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का वर्चुअल उद्घाटन किया। तो महाकाव्य जो कि रामायण है, तो रामायण किनके द्वारा लिखा गया? यह हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं कि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का वर्चुअल उद्घाटन किया गया जो है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑनलाइन प्रदर्शनी का शीर्षक क्या है? मतलब रामायण पर जो है पहली बार जो है ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन जो किया गया प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा, तो इस ऑनलाइन प्रदर्शनी का शीर्षक क्या है? मतलब इसको किस हेडिंग के द्वारा जो है इसे उद्घाटन किया गया? तो इसका नाम है, शीर्षक का नाम है राम कथा, भारतीय कथा के माध्यम से राम की कहानी। मतलब यहां से लेकर यहां तक जो है यह आपका नाम है, मतलब इसके शीर्षक का नाम है कि राम कथा, भारतीय कथा के माध्यम से राम की कहानी। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह भारत के विभिन्न कला विद्यालयों से 17वीं से 19वीं सदी के बीच के लघु चित्रों का संग्रह दिखाता है। मतलब यहाँ कहने का मतलब, इस पॉइंट का कहने का मतलब यह हुआ कि यह जो ऑनलाइन प्रदर्शनी दिखाया गया या फिर दिखाया जाएगा आगे जो है, तो इसमें क्या दिखाया जाएगा? तो इसमें जो है 17वीं से 19वीं सदी के बीच के जितने भी लघु चित्र हैं तो उनके संग्रह को दिखाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पेंटिंग का संग्रह, मतलब इनके पेंटिंग का जो संग्रह है वह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से लिया गया है। यह भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि यह रामायण पर जो है ऑनलाइन प्रदर्शनी जो किया जाएगा तो इनके पेंटिंग का संग्रह कहाँ से लिया गया है? तो इनके पेंटिंग का संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि जगन्ना विद्या दिवेना योजना, योजना का नाम है जगन्ना विद्या दिवेना योजना, किस राज्य ने शुरू किया है? कौन से राज्य ने इस योजना को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने इस योजना को शुरू किया है। तो हम लोग देखते हैं कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने, जगनमोहन रेड्डी ये जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने जगन्ना विद्या दिवेना योजना के तहत 672 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। यानी इसके तहत जो है पहला किस्त कितने का है? 672 करोड़ रुपए की जो है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, क्योंकि कोई भी योजना जो है लागू किया जाता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो हम लोग इसके उद्देश्य को देखते हैं कि इसका उद्देश्य जो है उन सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है जो अपने वित्तीय बोझ के कारण अपनी फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। तो आप लोग इन बातों को समझ चुके होंगे कि इस योजना का उद्देश्य यही है कि उन सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है जो अपने वित्तीय बोझ के कारण अपनी फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह योजना मुख्य रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों पर केंद्रित है। यानी यह योजना एक तरह से देखा जाए तो जो उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन को जो प्राप्त करते हैं उनके लिए इस योजना को केंद्रित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका उद्देश्य 14 लाख से अधिक छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान करना है। मतलब 14 लाख से अधिक छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टिक कचरे को महासागरों में प्रवेश से रोकने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी क्या देखा जाता है कि प्लास्टिक को हम लोग जो है जहां कहीं भी फेंक देते हैं और वह क्या होता है फाइनली कहाँ जाता है? महासागर में चला जाता है। तो उसी प्लास्टिक कचरे को महासागरों में प्रवेश से रोकने के लिए भारत जो है किस देश के साथ समझौता किया है? इस क्वेश्चन का मतलब यही है। तो इसका सही आंसर होगा जर्मनी। यानी भारत जो है जर्मनी के साथ समझौता किया है प्लास्टिक कचरे को महासागरों में प्रवेश करने से रोकने के लिए। तो यहां देख लीजिए कि कैसे महासागर में जो है प्लास्टिक कचरा जो है चला जाता है। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि भारत और जर्मनी सरकार ने नई दिल्ली में एक वर्चुअल समारोह में प्लास्टिक को समुद्री वातावरण में प्रवेश करने से रोकने के अभ्यास को बढ़ाने में तकनीकी सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कि मतलब एक तकनीकी सहयोग को जो कैसे बढ़ाया जाए कि ताकि प्लास्टिक कचरा जो है वह समुद्र में यानी महासागर में नहीं जाए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिटीज कॉम्बोटिंग प्लास्टिक एंटेरिंग द मरीन एनवायरनमेंट नामक परियोजना का नाम है कि सिटीज कॉम्बोटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मरीन एनवायरनमेंट नामक परियोजना को 3.5 साल की अवधि के लिए लागू किया जाएगा। मतलब यह हुआ कि भारत जो कि जर्मनी के साथ समझौता किया है तो इस परियोजना पर जो समझौता किया है जिसकी अवधि रखा गया है मतलब जिसका डेडलाइन रखा गया है 3.5 साल रखा गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि आईटीबीपी वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहाँ किया गया? मतलब इस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा टिहरी, यानी टिहरी बांध पर किया गया है। तो देखते हैं हम लोग उत्तराखंड के टिहरी बांध पर। टिहरी बांध कहाँ है? तो उत्तराखंड में पड़ता है। तो उत्तराखंड के टिहरी बांध पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस, यह आईटीबीपी का फुल फॉर्म है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसी को हिंदी में बोला जाता है भारत तिब्बत सीमा पुलिस, द्वारा वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। ठीक है। तो कहां पे किया गया है? उत्तराखंड के टिहरी बांध पर जो है इसका स्थापना किया गया है। यह तो करंट हो गया। अब हम लोग इससे स्टैटिक को देख लेते हैं आईटीबीपी से कि आईटीबीपी की स्थापना कब किया गया था। तो आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को किया गया था। अब आईटीबीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो आईटीबीपी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो यह दोनों स्टैटिक आपको याद रखना है करंट के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। माउंट अन्नपूर्णा जो कि एक चोटी है, तो इसे फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो इसका सही आंसर होगा प्रियंका मोहिते। तो देख लीजिए प्रियंका मोहिते है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा की प्रियंका मोहिते ने विश्व की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर फतेह हासिल की है। यानी एक स्टैटिक क्वेश्चन तो यहाँ पे भी बन रहा है कि माउंट अन्नपूर्णा जो है यह विश्व की कितनी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो यह 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी है विश्व की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई है। यानी भारत के तरफ से महिला में यह प्रथम स्थान प्राप्त की है, यानी महिला के रूप में जो है। इससे पहले कोई भी महिला, कोई भी भारतीय महिला इस चोटी पर नहीं गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित हिमालय का एक हिस्सा है। क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जब इसे फतह किया गया तो इससे रिलेटेड ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि माउंट अन्नपूर्णा मतलब कि किस पर्वत का हिस्सा है। तो माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित हिमालय का एक हिस्सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी कौन बनी। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन के अर्थ को पहले समझिए कि चुनाव के समय जो एक चुनावी बॉन्ड जारी किया जाता है और उस चुनावी बॉन्ड को जो देने वाले का नाम घोषित करने वाला पहला पार्टी कौन बना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाला पहला पार्टी बन गया है। तो देखते हैं हम लोग कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पहली पार्टी है जिसने उस निकाय का नाम घोषित किया है जिसने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से इन्हें दान किया था। यानी चुनाव के समय चुनावी बॉन्ड के माध्यम से इन्हें दान दिया था, जितने भी पैसे दान दिए होंगे। ठीक है, पार्टी की 2019-20 योगदान रिपोर्ट में 1 करोड़ रुपए के दान की घोषणा की गई थी। झारखंड में सत्तारूढ़ दल की योगदान रिपोर्ट के अनुसार दान जो किए थे वो कौन किए थे, तो उसी का घोषणा किया गया है। तो जो दान किए थे वह उनका नाम है एल्युमिनियम और तांबा निर्माण कंपनी, जिसका नाम है हिंडाल्को। एल्युमिनियम और तांबा निर्माण कंपनी हिंडाल्को द्वारा दान किया गया था। मतलब यह जो है चुनावी बॉन्ड के रूप में जो दान किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था, तो हिंडाल्को के द्वारा दान किया गया था। और इसी का घोषणा करने वाला प्रथम पार्टी कौन बन गई है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि पूरे विश्व में पृथ्वी को बेहतर बनाने के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 1970 में यह दिवस शुरू किया गया था। तो यहां से एक स्टैटिक बात हो गया कि पृथ्वी दिवस को मनाने का जो सबसे प्रथम बार कब मनाया गया था, तो 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत 1970 में की गई थी पहली बार। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि 2009 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पृथ्वी दिवस को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में नामित किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 2009 के पहले तक यानी 2008 तक इसे पृथ्वी दिवस के रूप में जाना जाता था। यानी इसका नाम था पृथ्वी दिवस। इसे सिर्फ पृथ्वी दिवस बोला जाता था कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को। 2008 तक सिर्फ पृथ्वी दिवस बोला जाता था। लेकिन 2009 में क्या किया गया कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पृथ्वी दिवस का नाम बदलकर अब इसे अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस इसका नाम रख दिया गया। यानी अब 2009 से इसे पृथ्वी दिवस ना बोलकर अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस बोला जाता है। ठीक है,
जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2021 का थीम क्या है? तो हम हर क्वेश्चन में हम लोग इस तरह के दिवस को देख रहे हैं कि उसका थीम भी इंपॉर्टेंट, यानी जिसे विषय कहते हैं हिंदी में। तो इसका थीम यानी विषय क्या है? तो इसका थीम है रीस्टोर आवर अर्थ। रीस्टोर आवर अर्थ इसका थीम है, तो थीम को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है रॉसकॉसमॉस, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमॉस इसी वर्ष अक्टूबर माह में लूना 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है? मिशन का नाम क्या है? लूना 25। लूना 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना इसी साल मतलब 2021 के अक्टूबर में लॉन्च करने का योजना बनाया जा रहा है। किसके द्वारा? तो अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रॉसकॉसमॉस। तो इस क्वेश्चन में आपसे यह पूछा जा रहा है कि यह जो रॉसकॉसमॉस है यह किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो इसका सही आंसर होगा रूस। यह रूस की एजेंसी है, ठीक है, जो अक्टूबर में लूना 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है। तो हम लोग देख लेते हैं कि रूस 45 साल बाद फिर चंद्रमा पर लूना 25 को लॉन्च करने के लिए तैयार है, ठीक है। अभी लॉन्च नहीं किया गया, वो अक्टूबर में किया जाएगा। आखिरी अंतरिक्ष यान यानी इनका जो आखिरी अंतरिक्ष यान था लूना 24, क्योंकि लूना 25 नाम इस बार जो लॉन्च किया जाएगा तो इससे पहले लूना 24 नाम होगा जो है। तो लूना 24 सोवियत संघ द्वारा अगस्त 1976 में लॉन्च किया गया था, यानी जब सोवियत संघ नाम था तो उसी समय जो है अगस्त 1976 में सोवियत संघ के द्वारा लूना 24 को लॉन्च किया गया था, इससे पहले जो लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इससे पूर्व यानी लूना 24 से भी पहले जो है यानी 1959 में सोवियत संघ ने अपना पहला लूना प्रथम मिशन शुरू किया था। अगर बात किया जाए कि जैसे कि देख लीजिए यह पॉइंट स्टैटिक बन रहा है, ठीक है, कि अभी का करंट तो यह हुआ कि लूना 25 को जो है लॉन्च कौन करेगा, कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी करेगा? तो रॉसकॉसमॉस करेगा। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो रूस की है, ठीक है। तो अब इसी से आपसे पूछ लिया जाएगा कि लूना प्रथम को जो है कब लॉन्च किया गया था? तो 1959 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो सोवियत संघ के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट स्टैटिक पॉइंट है कि यह चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान था, यानी यह जो लूना प्रथम था यह चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान था। इससे कई बार स्टैटिक जो है पूछा गया है एग्जाम में कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा लूना प्रथम जो होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है? किसे? इकोसाइड को अपराध बनाने वाली बिल को मंजूरी दे दी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो आइए हम लोग थोड़ा इसके बारे में देखते हैं कि इकोसाइड जैसे क्या है, मतलब यह जो अपराध जो बनाया गया है, यह जो बिल को पास किया गया है, तो यह क्या है? एक्चुअली हुआ क्या है कि यह उस व्यक्ति को, मतलब यह जो कानून जो है उस व्यक्ति को दंडित करेगा जो व्यक्ति पर्यावरण को प्रदूषित करने का काम करता है। तो वैसे व्यक्ति को जो है इसके द्वारा जो है दंडित किया जाएगा, और इस बिल को मंजूरी देने वाला जो कौन है? फ्रांस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नासा के एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर जिसका नाम है इंजेन्युइटी, यानी नासा के एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर का नाम है इंजेन्युइटी ने किस ग्रह पर सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह पर जो है सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की है। तो देख लीजिए मंगल ग्रह का सीन यही है, और यह जो है नासा का जो है लघु हेलीकॉप्टर है। तो नासा का लघु हेलीकॉप्टर जिसका नाम है इंजेन्युइटी मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक संचालित उड़ान भरने वाला पहला विमान बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बतौर कप्तान एक ही क्रिकेट टीम से 200 मैच खेलने वाले
पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। क्वेश्चन क्या है कि कप्तानी करते हुए, यानी बतौर कप्तान करने का मतलब कप्तानी करते हुए एक ही क्रिकेट टीम से, यानी जिस टीम से वह खेल रहे हैं उसी टीम से जो है खेलते हुए 200 मैच खेलने वाले, यानी कप्तान के रूप में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी, तो देखते हैं आईपीएल के 12वीं मैच में, यानी इस बार का जो आईपीएल हो रहा है उसके 12वीं मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैदान पर उतरने के साथ ही महेंद्र सिंह धोनी ने नया कीर्तिमान भी अपने नाम कर लिया। तो देखते हैं कि वह किसी एक फ्रेंचाइजी के लिए 200 मुकाबलों में कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। क्वेश्चन में भी यही था। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हाल ही में धोनी ने चेन्नई के लिए 200 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया था, यानी यह भी एक नया रिकॉर्ड बना कि धोनी जो है चेन्नई के लिए 200 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया था। अब उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए इस फ्रेंचाइजी के लिए 200 मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड भी बना लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक की रिपोर्ट के मुताबिक 115 देशों की लिस्ट में प्रथम स्थान किस देश का रहा है। तो यहाँ पे आपसे भारत का रैंकिंग नहीं पूछा गया है, यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया है कि ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में जो है प्रथम स्थान किस देश का रहा है। ठीक है, तो आपसे इसी तरह से क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, कभी प्रथम स्थान पूछ लिया जाएगा किसी भी सूचकांक से, या फिर भारत का रैंकिंग पूछ लिया जाएगा किसी भी सूचकांक से। तो यहाँ पर कि 115 देशों की लिस्ट में ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक का जो रिपोर्ट आया उसमें प्रथम स्थान किस देश का रहा है। तो इसका सही आंसर होगा स्वीडन। तो लेकिन प्रथम स्थान के साथ साथ हम लोग भारत के भी रैंकिंग को देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं कि भारत ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में 115 देशों की सूची में भारत का जो स्थान रहा है वह 87वां स्थान रहा है, यानी 87वें स्थान पर भारत रहा है इस सूचकांक में, ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में। यह सूचकांक विभिन्न पहलुओं के आधार पर देशों की ऊर्जा प्रणालियों के वर्तमान प्रदर्शन पर नजर रखता है, यानी वर्तमान में क्या ऊर्जा प्रणाली चल रहा है उसी पर यह नजर रखने का काम करता है। इस सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, यानी अभी इससे पहले भी हम लोग देखे थे कि जो है उस सूचकांक को जो कौन जारी करता है, तो उसी तरह से जो है भारत ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक को जो है कौन जारी करता है, तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक को जारी किया जाता है। तो इसमें चलिए हम लोग प्रथम स्थान तो देख लेते कि स्वीडन का था, सेकंड स्थान किसका रहा, नॉर्वे, थर्ड स्थान यूरोप का रहा, और भारत का कितना स्थान रहा है, 87वां स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भूमिधर बर्मन का निधन हो गया, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो इसका सही आंसर होगा असम। यह असम के जो है मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था भूमिधर बर्मन। यह करंट आप लोगों को कैसा लग रहा है आप कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।